हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास मिश्रा है और हम लोग क्या करेंगे आज पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो हम लोग उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और डिस्कस इस लेवल पे करेंगे कि अगर जो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स जैसे हैं तो आप लगातार देखेंगे कि जो प्रियम्बल है उसके आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप जैसे क्या करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहाँ पे आपको एमसीक्यू मतलब जो प्री एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मेंस जो है यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज थोड़ी बहुत इस पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इस लेवल पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं या डिस्कस करते हैं कि जिससे आप लोग अगर जो प्रियम्बल से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन आए तो आपसे इजीली वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि प्रियम्बल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और प्रियम्बल जैसे कि ये वाला आपके सामने ये इमेज जो लगी है, ठीक है, भारत का संविधान या उसकी उद्देशिका और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रियम्बल। ओके, तो ये जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है ये नई बात तो है नहीं कि आपके सामने ये लगा है, ये आज आप पहली बार देख रहे हो। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आप लोगों को जागरूक करने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर रहती है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं एटलीस्ट वहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स के बैक वाले कवर पे या फ्रंट वाले कवर पे ये प्रियम्बल दे के रखी हुई होती है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रियम्बल के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, और आपकी जो डेली लाइफ्स हैं या एक आप अगर जो जागरूक नागरिक हैं तब भी आपको एटलीस्ट ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना क्या कहती है। ठीक है, पहले बात तो ये देखिए कि एक बार मैं पढ़ देता हूँ और मैं जब पढ़ूंगा इससे ये आपको एकदम एग्जैक्ट दिमाग में ये नहीं बैठेगा। जाके आपको क्या करना है, ये जो प्रियम्बल है अपने मोबाइल फ़ोन में या कहीं भी अगर जो रखी है उसको बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे उसको पढ़ें, उसके वर्ड्स पे गौर करें आखिर वहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बात करें तो देखिए क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जो समस्त नागरिक हैं उनको देखिए ये कुछ टाइप का न्याय देते हैं। न्याय की बात की गई है कि इतने टाइप का हम अपने नागरिकों को न्याय देंगे, इतने टाइप की स्वतंत्रता देंगे, इतने टाइप की समता या इक्वेलिटी देंगे, और फिर नीचे जो है फ्रेटर्निटी या बंधुता की बात की गई है। ऐसे ही इंग्लिश में अगर जो पढ़ना हो तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सारी जो बातें हैं हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चंस आएँ वो हमसे ईजिली सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, तो ये जो देखिए प्रियम्बल है, प्रियम्बल में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रियम्बल आखिर है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रियम्बल या प्रस्तावना तो आखिर है क्या। तो जैसे आप लोग जो बुक पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है कि अगर जो मैं आपसे ये बोलूँ कि जैसे आप कोई नई नई बुक अभी खरीद के लाए हैं और मैं आपसे ये बोलूँ कि बताइए कि आपके बुक के अंदर क्या लिखा है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्या करें कि बुक को पूरी तरीके से पढ़ जाएं और उसके बाद आप मेरे पास आएँ और बता दें, बहुत ये लेकिन इतना इजी नहीं है कि उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बुक का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ लें, तब भी आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं बुक के अंदर क्या हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे बुक का इंट्रोडक्शन होता है वैसे ही हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना है, बिल्कुल इक्वल जैसे आपका इंडेक्स या इंट्रोडक्शन होता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है तो या तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा पढ़ें, या आप क्या करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल या प्रस्तावना को आप पढ़ लें, तब भी आप ये बता सकेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन सिद्धांतों को या किन किन प्रिंसिपल्स पर बात की गई है। कहने का मतलब इसीलिए जैसे आपकी बुक का इंट्रोडक्शन होता है ऐसे ही ये जो प्रियम्बल या प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान का दर्शन बोलते हैं या भारतीय संविधान का सार बोलते हैं या भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी बात है। जैसे आपकी बुक का इंट्रोडक्शन होता है ऐसे ही हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्शन है या जो सिद्धांत है जिन पर हमारा संविधान आधारित है वो कहाँ पर लिखे गए हैं, वो प्रियम्बल में लिखे गए हैं या प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो आज के बाद अगर जो आपसे कोई पूछेगा कि प्रियम्बल या प्रस्तावना क्या है
तो सिंपल सा आंसर है कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है या सार है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमको पता चल गया कि ये जो प्रियम्बल है ये है क्या। ठीक है, अब ये जो प्रियम्बल है इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो यूएसए है या जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो अमेरिका ने जब अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तब उन्होंने अपने संविधान में पहली बार जो है प्रियम्बल को रखा। जो उनका जो संविधान है उसकी भी जो शुरुआत होती है वो प्रियम्बल के साथ होती है। तो कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हो और उसमें एक प्रस्तावना का शुरू में पेज जुड़ा हुआ हो। ये विचार, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। तो वही ये सेकंड पॉइंट लिखा है कि प्रस्तावना का सर्वप्रथम जो जिक्र है वो किस देश ने किया या किस देश के संविधान में किया गया? तो यूएसए या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका के संविधान में किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो प्रियम्बल है आखिर कैसे आई, कैसे बनी, क्या एक दिन में बन गई, तो कैसे क्या हुआ? तो देखिए हमारी जो संविधान सभा है, संविधान सभा का मतलब क्या है? तो संविधान सभा का मतलब है कुछ लोगों का ग्रुप मिलके बैठा। इट मीन्स कुछ मेल एंड फीमेल्स, कुछ पुरुषों और महिलाओं का ग्रुप मिलके बैठा है और उन्होंने संविधान नाम की एक किताब लिख के दी है। ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जो है ये कैसे बनी, कैसे उसमें मेंबर्स इलेक्ट हुए, उन्होंने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया। तो ये हम अलग जब क्लास लेंगे तब ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया प्रियम्बल से? हम लोग ये कैसे, मतलब ये जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है इसकी हिस्ट्री क्या है? तो इसकी हिस्ट्री ये है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जो है बैठ के संविधान लिखने जा रही थी, तब क्या हुआ? अगर जो आप जैसे कोई भी बुक या किताब अगर जो नई लिखने चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको ये करना चाहिए या आप या ये करना चाहेंगे कि जैसे कि 10 या 20 लोगों का आपके पास एक ग्रुप है और मिल के एक किताब लिखना चाहते हैं, वो पॉलिटी पे लिखना चाहते हैं या ज्योग्राफी पे लिखना चाहते हैं। तो 20 लोगों के ग्रुप को आपको पहले बताना पड़ेगा कि हमारी जो बुक है या हमारी जो किताब है उसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ कि भूगोल या ज्योग्राफी की किताब या बुक आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमारी जो बुक है उसमें क्या होगा? माउंटेन्स होंगे, मतलब हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें पर्वत या माउंटेन्स होंगे। ठीक है, उसमें पठार या प्लेटूज के बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी चीज़ें। कहने का मतलब आपको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा कि हमारी किताब के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, अब जब रफ स्केच बना लेंगे तब उसके बाद ही तो आप लोग मिलके लिख पाएंगे कि हाँ भाई, जब आपको डिसाइड ये पता चल जाए कि हमारा जो बुक है वो इन इन बातों को ध्यान में रख के लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा संविधान बन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश किया संविधान सभा के सामने। ठीक है, अब भाई ये उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? तो बहुत ही सिंपल बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जैसे कि एक पेज उठाया और उस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट या मुख्य मुख्य बातें लिख दी और उन मुख्य मुख्य बातों को ही ध्यान में रखकर आगे का संविधान जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाना था। ठीक है, उसी पेज को जिसमें उन्होंने मुख्य मुख्य बातें लिख दी थी, जिनको ध्यान में रख के आगे का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था, उसी को हम बोलते हैं क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने रखा संविधान सभा के सामने। अब ये देखिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पेज है या प्रस्ताव है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान इसी पर डिपेंड होना है आगे चल के। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत जोर शोर से चर्चा हुई, डिबेट्स हुई। किसी को अगर जो लगा कि भाई इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या संशोधन, ये चीज़ जोड़ना है या ये चीज़ घटानी है, तो वो चीज़ जोड़ी घटाई भी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। लेकिन संविधान सभा ने लगभग 1-1.5 महीने का वक्त लेने के बाद, डिस्कस करने के बाद, इसको 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया। और जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उन्होंने पास कर दिया, तब जो है हमारा संविधान जो है उसी को देख के, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं, तो उन्हीं को देख के हमारा आगे का संविधान लिखा गया। तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को की ये जो कहानी है ये आपको क्यों बताई है, वो इसलिए बताई है कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जिसको देख के हमारा संविधान लिखा गया है, यही आगे चलकर कुछ बदलावों के साथ में हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बन गया है। ठीक है, इसका मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना जो है ये पहले क्या था, ये पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव था। और उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही विकसित रूप जो है वो क्या है, विकसित रूप है प्रस्तावना या प्रियम्बल है। ठीक है, ठीक है, यहां तक अगर जो बात हो गई। अब देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया, तो उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट करी। और राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले जो हैं वो राष्ट्रपति भी थे, और हमारी जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अध्यक्ष भी थे, चेयरपर्सन भी थे राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने चेयरपर्सन को संबोधित करते हुए अपनी स्पीच स्टार्ट करी, यही 13 दिसंबर 1946 को, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। और वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें बहुत गहन बातें या प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बताए गए थे। जैसे क्या, जैसे भारत जो है एक संप्रभु गणराज्य होगा। ठीक है, और भारत में जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी जैसे कि एससी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, कहने का मतलब उनसे अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबको जो है स्वतंत्रता या फ्रीडम से रहने का हक दिया जाएगा भारत में। ये सारी बातें उसी उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। ठीक है, अब जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच स्टार्ट करी, ये सारी बातें उसमें बताई, उसके साथ साथ देखिए जवाहरलाल नेहरू की स्पीच जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, तो उन्होंने जब अपनी स्पीच स्टार्ट करी तो उन्होंने इस चीज़ से अपनी स्पीच स्टार्ट करी कि महोदय, मतलब राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए वो ये कह रहे थे कि महोदय, मेरा जो ध्यान है बरबस इतिहास में चला जाता है। और इतिहास में कहाँ चला जाता है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि जो अमेरिका है उन्होंने जो है लगभग 150 साल पहले अपना संविधान बनाया है, और उस संविधान की बदौलत जो अमेरिका है वो इतना ताकतवर देश बन के उभरा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फ्रांस का जिक्र किया। फ्रांस का जिक्र इसलिए किया क्योंकि फ्रांस में भी संविधान बना था और संविधान सभा ने बनाया था। और जबकि जो फ्रांस के जो राजा थे, पेरिस, उस टाइम पर पेरिस में ये संविधान सभा बैठी थी, तो वहाँ के जो राजा थे या ऑफिसर्स थे, इनकी संविधान सभा को, फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा को बैठने के लिए एक कमरा तक नहीं दिया था। और उन्होंने टेनिस कोर्ट जो होता है ना, तो टेनिस कोर्ट में संविधान सभा बैठी थी, और वहां पर उन्होंने ओथ या शपथ ली थी कि जब तक संविधान हम नहीं बना लेंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे। और उसको इस वजह से टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने यही कोट किया। क्या कोट किया कि फ्रांस की संविधान सभा जैसे अडिग थी कि संविधान हम बनाकर ही मानेंगे, तो हमारे भी सामने चाहे जितनी परिस्थितियां दुर्गम क्यों ना आ जाएं, ये भारत की जो संविधान सभा है ये संविधान बनाकर ही दम लेगी। तो कहने का मतलब उनकी बहुत ही जोरदार जो स्पीच थी। कुछ लोगों ने आक्षेप भी लगाया जवाहरलाल नेहरू पे। जवाहरलाल नेहरू पे जैसे उद्देश्य प्रस्ताव जब उन्होंने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू पे ये आक्षेप लगाया कि महोदय, जो लोकतांत्रिक जो वर्ड है, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक वाला जो ये वर्ड है, ये संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में पहले नहीं था।
तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल ये जो लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक जो वर्ड है हमने इस वजह से नहीं रखा है क्योंकि ये तो स्वाभाविक ही है। और हमने जैसे कि इस वर्ड का जिक्र कर दिया है कि संप्रभु गणराज्य, भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, सॉवरिन रिपब्लिक होगा, इसी में निहित है कि इंडिया क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लोकतांत्रिक देश होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस वजह से हमने लोकतांत्रिक शब्द का जिक्र नहीं किया है क्योंकि हमारा जो इतिहास ही रहा है वो लोकतंत्र का ही रहा है। और हमारे यहाँ पर चाहे आप गौतम बुद्ध के एरा में चले जाएं, है ना, उस टाइम पर भी लोकतांत्रिक संस्थाएं पाई जाती थी। चाहे आप हिस्ट्री में चोल जो है, चोल डायनेस्टी, वहां पर चले जाएं तो वहां पर गांव में भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मिलता था। तो कहने का मतलब हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वही लोकतांत्रिक संरचना वाली रही है। तो इसको हमने बेवजह इस वर्ड को लिखा नहीं है क्योंकि हम बिना वजह के शब्दों का यूज करने से बचे हैं, क्योंकि स्वाभाविक ही है कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, इस वजह से हमने लोकतंत्र वर्ड का यूज उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये बात उन्होंने स्पीच ऐसे करके और बढ़ाई और अपनी बात को खत्म किया। ठीक है, तो अभी तक हमको क्या समझना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, यही आगे चलकर विकसित रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि अगर जो प्रियम्बल या प्रस्तावना की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो क्या उठ सकते हैं। पहला देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या उठ सकता है कि प्रियम्बल की आखिर यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब प्रियम्बल की जो है उपयोगिता क्या है। ठीक है, आखिर हम इससे क्या जान पाते हैं अगर जो प्रियम्बल को पढ़ें। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि प्रस्तावना आखिर संविधान का अंग है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे भारतीय संविधान जब लिखा गया था तब उसको 22 भागों या 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और बाद में अमेंडमेंट करके, है ना, संविधान में संशोधन करके बाद में 3 पार्ट को और ऐड किया गया है। अभी की प्रेजेंट स्थिति यह है कि भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रश्न उठा, जैसे भारतीय संविधान के 25 भाग हैं तो क्या प्रियम्बल या प्रस्तावना को भी हम इन 25 भागों की तरह ही एक पार्ट या भाग मान सकते हैं संविधान का कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कुछ आंसर दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम बाद में देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, कैसे कैसे डिसीजन लिया, कौन कौन से मामले हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब देखिए, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई भी चीज आपको जोड़नी हो या घटानी हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। और संशोधन करने का तरीका देखिए क्या होता है। तो संविधान में संशोधन करने का तरीका क्या होता है कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया है तो इंडिया में हमारी जो पार्लियामेंट है ना, इंडिया की पार्लियामेंट या संसद, अब इंडिया की पार्लियामेंट या संसद, अब संसद के यहाँ पर 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा है, राज्यसभा है, और लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको भी भाई एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद ही बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, ठीक है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की ये किताब है, बुक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में यदि आपको कोई भी चीज़ जोड़नी है या घटानी है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में एक वर्ड जोड़ना है, ठीक है, कोई भी वर्ड, हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक वर्ड जोड़ना है सेकुलर, ठीक है, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये वाला अगर जो आपको वर्ड जोड़ना है, ठीक है, तो एक एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय चांस संसद से उठेगा और एक पेज लाएगा और उस पर लिखा रहेगा कि मैं इसमें ये वर्ड सेकुलर या पंथ निरपेक्ष जोड़ना चाहता हूं, और इसको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, बिल को हम क्या बोलते हैं, विधेयक, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विधेयक है ये, ठीक है, संविधान, हिंदी में संविधान संशोधन विधेयक। अब ये जो संविधान संशोधन विधेयक मतलब जो ये नॉर्मल सा पर्चा है, पेज है, इसको चाहो तो लोकसभा में रखो, चाहे तो राज्यसभा में रखो, और लोकसभा में रखोगे तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से या जिस टाइप का है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रावधान जो है संविधान में संशोधन करने के वो तरह तरह के बताए गए हैं। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल है कि बाई चांस यहाँ पर लोकसभा में रखा आपने ये वाला जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और लोकसभा ने मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया तो ये चला जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा ने भी पास कर दिया तो कहाँ पर जाएगा ये बिल, ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास या अपने जो राष्ट्रपति हैं महोदया, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट महोदया जब इस बिल पर अपने कर देंगी साइन, सिग्नेचर, तब ये अब बिल नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ओके, अब ये एक्ट बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये बनते ही ये समझ लिया जाएगा कि ये वाला जो वर्ड है वो जुड़ गया है या आप कुछ घटाना चाहते हैं तो वो घट गया है। कहने का ये मतलब है यदि आप कोई भी चीज़ संविधान में जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, वो बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है, ठीक है, तब वो एक्ट बन जाता है। किसी किसी स्थिति में ये भी करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट से पास करने के बाद आधे से ज़्यादा राज्य, अभी जैसे 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, यूपी एमपी इस तरीके के, तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, तब वो जो बिल है एक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। कहने का मतलब सिंपल सा कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए ये मेरे को क्यों इतना इस पे बताना पड़ा, क्योंकि ये देखिए क्या प्रस्तावना में आर्टिकल 368, और दूसरी बात यह है कि जैसे वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि कोई भी चीज़ जोड़ना है घटाना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है, तो उसकी जो प्रोसेस है कि संविधान में कैसे अमेंडमेंट जो बिल लाएंगे एक्ट में तब्दील होगा वो कहाँ पर दिया है, तो संविधान के आर्टिकल 368 में इसको दिया गया है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये प्रश्न उठा क्या कि क्या प्रस्तावना या प्रियम्बल में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई संविधान के दूसरे भागों में हो सकता है, लेकिन उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि प्रियम्बल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका भी हम लोग जवाब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे किन किन डिसीजन या निर्णयों में क्या क्या कहा है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना या प्रियम्बल जो है वो प्रवर्तनीय है या प्रवर्तनीय नहीं है। और प्रवर्तनीय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल भी बोलते हैं या इसको जस्टिकेबल भी बोलते हैं। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं कि भाई इनफोर्सेबल या प्रवर्तनीय किसे कहते हैं, होता क्या है, तो बहुत सिंपल शब्दों में प्रवर्तनीय या इनफोर्सेबल देखिए किसे कहते हैं, यदि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है, और मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का यदि वायलेशन होता है, मतलब उसका उल्लंघन होता है, तो आप सीधे हक रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकें, और सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगा कि आपके वास्तव में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्या। अगर जो हुआ है तो उनको इन्फोर्स करने के लिए, उनको लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर दे देता है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को ही रिट्स कहते हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कहने का मतलब यदि आप किसी चीज को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों में जाने का हक रखते हैं, आपके पास ये राइट है, तो वो चीज इन्फोर्सेबल या प्रवर्तनीय है। और यदि आप किसी भी चीज को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य अदालतों में जाने का हक या राइट नहीं रखते हैं, तो वो चीज प्रवर्तनीय या इनफोर्सेबल नहीं है। जैसे हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर
आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी के जो सिद्धांत हैं वो प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रेम्बल या प्रस्तावना के संदर्भ में क्वेश्चन उठा कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी डिसीजन दिया है। ठीक है, तो ये सब अभी मैं बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या केसेस में उन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग करके ये चीजें समझ लेते हैं। ठीक, अब आ जाइए, देखिए प्रस्तावना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या था कि प्रस्तावना या प्रियम्बल की उपयोगिता या यूटिलिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अच्छे से समझ के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है, इसकी उपयोगिता या यूटिलिटी क्या है प्रियम्बल की। पहली बात देखिए क्या कि संविधान के स्रोत का परिचय मिलता है इससे हमको। अब संविधान के स्रोत का परिचय या सोर्स, इसका मतलब क्या है, तो देखिए संविधान के स्रोत या सोर्स का परिचय, तो प्रस्तावना की देखिए जो शुरुआत होती है वहां पर क्या लिखा है, ये देखिए हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, ये देखिए हम भारत के लोग लिखा हुआ है। दूसरी तरफ ये इंग्लिश में देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग हैं, ये क्या है, संविधान जो है ना, उसका सोर्स, उसकी शक्ति का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ये बताता है। इसका मतलब संविधान की शक्ति का सोर्स हम भारत के लोग या भारत की जनता है। मतलब भारत की जनता से संविधान जो है शक्ति ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब जब ये बात आई तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने इस पे भी क्वेश्चन उठा दिया। अब इस पे देखिए उन लोगों ने क्वेश्चन क्या उठाया। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि आक्षेप लगाया कि ये जो हम भारत के लोग हैं या भारत की जनता है, उससे जो है संविधान शक्ति ग्रहण नहीं कर रहा है। और इसके एवज में उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा क्योंकि ये जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको वयस्क मताधिकार के आधार पे चुना नहीं गया था। संविधान सभा के सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं चुना गया था। कहने का मतलब सब लोगों ने वोट डाल के उनके मेंबर्स को नहीं चुना था। और संविधान सभा ही क्या बना रही है, संविधान बना रही है। तो भाई जब सब लोगों ने चुना नहीं संविधान सभा के मेंबर्स को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे लोग इस संविधान सभा के या संविधान सभा जो संविधान बना रही है उसकी मर्जी में, सारे लोगों की मर्जी कहाँ शामिल है। तो कुछ लोगों ने कहा ये जो हम भारत के लोग हैं ये वर्ड गलत है, मतलब वाक्य सही नहीं है। ठीक है, दूसरा आक्षेप ये लगाया गया कि ये जो संविधान सभा है ये जो ब्रिटिश एक्ट है उसके तहत बनाई गई है, और इस वजह से जो है इस संविधान सभा को लोक समर्थन या पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। तो ये जो हम भारत के लोग या वी द पीपल ये जो वर्ड लिखा है ये गलत है। तो भाई इसका लोगों ने आंसर वहां पे क्या दिया, तो देखिए क्या है कि पहली बात जो पहला आक्षेप लगाया गया है कि संविधान सभा का चयन सामान्य जनता के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका जैसे कि आंसर क्या दिया गया कि पहली बात तो ये बात सही है कि सामान्य जनता के द्वारा संविधान सभा का चयन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चयन नहीं किया गया था, लेकिन उस टाइम के सबसे जो महत्वपूर्ण नेता थे या लीडर थे वो सारे के सारे संविधान सभा में शामिल थे। ठीक है, और अगर जो गांधी जी है ना, गांधी जी को छोड़ दें या मोहम्मद अली जिन्ना है, जो लोग अपनी मर्जी से चाहें कि हम संविधान सभा से बाहर रहेंगे वही लोग खाली बाहर रहे, और उस टाइम के जितने भी फेमस लीडर्स थे वो सारे के सारे संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे। तो अगर जो वयस्क मताधिकार पे लोगों को चुना भी जाता, संविधान सभा के मेंबर्स को चुना भी जाता, तो यही लोग संविधान सभा में चुन के आते। तो पहला आक्षेप गलत है कि संविधान सभा को क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं चुना गया था, इस वजह से जो है ये शक्ति का सोर्स सामान्य जनता नहीं है ना। तो है सामान्य जनता क्योंकि सारे के सारे लीडर्स उस टाइम पर शामिल थे संविधान सभा में। दूसरी बात क्या है, दूसरा आक्षेप लगाया गया। अब दूसरा आक्षेप क्या लगाया गया, तो ये आक्षेप लगाया गया था जब संविधान सभा की डिबेट चल रही थी, तो वहां पर संविधान सभा की डिबेट्स में संविधान सभा के एक मेंबर थे, कम्युनिस्ट मेंबर थे, साम्यवादी नेता थे, कौन, सोमनाथ लाहिड़ी। और सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा कि उन्होंने ये बोला कि ये जो संविधान सभा है ये ब्रिटिश के एक्ट के तहत या ब्रिटिश के अधिनियम के तहत बनाई गई है, और यह संविधान सभा ब्रिटिशों की सिर्फ मर्जी जो है
उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा काम कर रही है। ठीक है, और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जो कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट भी होता है तो हमको क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे या ब्रिटेन में बैठे हुए ऑफिसर्स के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि संविधान सभा जो हमारी है वो ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश ऑफिसरों और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को खाली पूर्ति मात्र भर कर रही है। कहने का मतलब उन्हीं के अंडर में बनाई गई है, उन्हीं की आकांक्षाओं को पूरी कर रही है, हम भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है। तो भाई हम भारत के लोग ये वर्ड क्यों लिखा है? तो इसका उत्तर जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया। क्या दिया इसका उत्तर? इसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि पहली बात तो उन्होंने कहा जी हाँ सोमनाथ लाहिड़ी जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये ब्रिटिश एक्ट के तहत बनाई गई संविधान सभा है, लेकिन 1946 में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उन्होंने कहा 1946 से पहले के जो ब्रिटेन के द्वारा एक्ट बनाए जाते थे उनके द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता था या डायरेक्ट एक्ट बनाए जाते थे, लेकिन 1946 के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। कहने का मतलब ब्रिटिशों के द्वारा जो बनाए गए अधिनियम या एक्ट हैं 1946 के पहले दूसरे प्रकार के होते थे या डायरेक्ट वो कंट्रोल करते थे, लेकिन आज वो मजबूर होकर, क्योंकि भारत की जनता है, वो भारत की जनता चाहती है कि ब्रिटेन वाले यहाँ से चले जाएं और हम भारत के लोग भारत पर खुद शासन करें। इस वजह से भारतीय जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और 1946 के बाद से जो एक्ट बनाए भी हैं जो ब्रिटिशर्स ने, तो वो अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए उन्होंने नहीं बनाया है, भारतीय जनता की मर्जी को पूरा करने के लिए बनाया है। और क्योंकि ये भारतीय जनता की आकांक्षा थी या इच्छा थी कि हमारे यहाँ पर संविधान सभा बने और वो संविधान बनाए और उसके तहत जो शासन है वो भारत के लोग ही भारत का शासन चलाएं। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूसरा आक्षेप है वो भी उतना ज़्यादा सुटेबल या सही नहीं है कि वो ब्रिटिश एक्ट के तहत बनी है, इस वजह से सॉवरिन नहीं है संविधान सभा। जी हाँ, बिल्कुल सॉवरिन है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा ही कि भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जितनी दूर तक भारतीय जनता हमको ले जाएगी हम लोग उतना ही दूर तक सिर्फ जा सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हम भारत के लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर थे कि संविधान देखिए क्या है कि संविधान में ये जो है संविधान के स्रोत का परिचय, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा है वो संविधान की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, तो भारत के लोगों से आ रही है, ये दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो प्रस्तावना की उपयोगिता में सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये देखिए राज्य व्यवस्था की प्रकृति, और राज्य व्यवस्था की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स है क्या, तो इंडियन स्टेट्स का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये बताती है। अब प्रकृति देखिए क्या बताती है, तो यहां पर एक बार आप प्रियम्बल को पढ़ें कि हम भारत के लोग भारत को एक कैसा स्टेट या कैसा राज्य बनाना चाहते हैं। ये प्रकृति या नेचर दिखा रहा है कि भारत एक राज्य या जो कंट्री या देश है ये कैसा होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, फर्स्ट पॉइंट, समाजवादी होगा, ठीक है, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गण राज्य होगा। इतने वर्ड्स में भारत के नेचर को बताया गया है। वही चीज जो है हम लोगों को जो इंग्लिश में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, तो इसका मतलब एक एक करके हम इन शब्दों को समझ लेते हैं जिससे कि अच्छे से हमको ये समझ आ जाए आखिर ये वाले जो वर्ड हैं ये क्या कहना चाहते हैं। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, और उसमें कौन कौन से देखिए वर्ड लिखे हैं, तो पहला जो है वो वर्ड लिखा है सॉवरिन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अब इसका देखिए मतलब क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, सॉवरिन का मतलब क्या होता है, तो सॉवरिन का मतलब क्या होता है कि अगर जो कोई देश अपने आंतरिक मामले, इंटरनल जो अफेयर्स हैं और जो अपने जो बाहरी मामले हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, उन दोनों मामलों पे खुद ही नियम या कानून बनाने की शक्ति रखता है, तो हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, वो सॉवरेन स्टेट है। कहने का मतलब संप्रभु देश है। ठीक है, और हमारी प्रस्तावना ये कहती है कि भारत एक संप्रभु या सॉवरेन स्टेट है।
इस पे भी कुछ लोगों ने आक्षेप लगाया है। क्या आक्षेप लगाया है? देखिए, भारत ने जब क्या किया कि भारत ने उस टाइम पर कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ का मतलब देखिए क्या है कि राष्ट्रकुल, और राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ देखिए किसे कहते हैं। तो पहली बात यह है कि कॉमनवेल्थ का मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, जो ये ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया, या बहुत सारे देशों को जो है अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये जो उपनिवेश बनाए हुए जो देश थे, ये एक एक करके जब आज़ाद होने लगे, ठीक है, तो उपनिवेश जो पहले देश थे और वो जब आज़ाद हो गए तो उन सारे देशों का एक ग्रुप बना लिया गया, और उसी ग्रुप को हम बोलते हैं राष्ट्रकुल। राष्ट्रकुल, या इसको हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो राष्ट्रकुल है या कॉमनवेल्थ है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना, कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने क्या किया, जब कॉमनवेल्थ, अभी शायद उसमें 54 जो हैं देश जो हैं कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ग्रहण किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, संप्रभु देश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ ये जो था, इसके जो प्रधान थे वो ब्रिटिश के राजा थे, ब्रिटेन के राजा थे, ठीक है। लेकिन देखिए, जवाहरलाल नेहरू का यहां पर स्टैंड क्या था, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अप्रैल 1949 में लंदन में प्रधानमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि ये जो राष्ट्रकुल है, इसको हम लोग स्वतंत्र देशों का एक संगठन मानते हैं, और स्वतंत्र देश की तरह ही भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को ग्रहण किया है। और ये जो कॉमनवेल्थ के जो हेड हैं, ब्रिटेन के राजा या रानी, है ना, उनको सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर हम देखते हैं। भारतीय गणराज्य या इंडियन रिपब्लिक के संदर्भ में उनकी कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका भी आंसर दे दिया गया कि भाई कॉमनवेल्थ के हम लोग सदस्य हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सॉवरेन नहीं हैं। ये जो इंडिया है वो अपने इंटरनल अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में सारे निर्णय करने की शक्ति खुद रखता है, ठीक है। हालांकि इंडिया ने वैसा नहीं किया, जैसे आयरलैंड जो है ये भी कॉमनवेल्थ का पहले सदस्य हुआ करता था, और आयरलैंड ने क्या किया, 1948 में एक एक्ट के माध्यम से उन्होंने कॉमनवेल्थ से अपनी सदस्यता को त्याग दिया। लेकिन भाई इंडिया ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। और क्योंकि इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू ही ये था कि ये जो कॉमनवेल्थ है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है या संप्रभु देश है। अच्छा, जैसे कि अगर जो एक एग्जाम्पल देना हो, अच्छा, ओसामा बिन लादेन के बारे में सारे लोगों ने सुना होगा। ओसामा बिन लादेन जब पाकिस्तान में था, तब यूएसए ने या अमेरिका ने चुपके से पाकिस्तान की बिना अनुमति के पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसमें घुस के ओसामा बिन लादेन को उठा लाया। तो कुछ लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट नहीं है, संप्रभु राज्य या संप्रभु देश नहीं है। क्यों यह कहना शुरू कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान की बिना मर्जी के उनकी बाउंड्री के अंदर जाकर कोई दूसरा देश निर्णय ले रहा है, इसलिए। तो ये दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए कि सॉवरेन उसे कहते हैं या संप्रभु उसे कहते हैं अगर जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर देश से संबंधित सारे निर्णय लेने की शक्ति अगर जो आपके देश के पास है, तो आपके देश को कहा जाएगा सॉवरेन स्टेट। तो भाई हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे जो देश की प्रस्तावना है, वो क्या कहती है? वो यही कहती है कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, तो सॉवरेन है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, तो दूसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सोशलिस्ट या समाजवादी, ठीक है। अब सोशलिस्ट या समाजवादी कहने का मतलब जो इंडिया जो एक कंट्री है वो समाजवादी देश है, ठीक है। समाजवादी और सोशलिस्ट का मतलब क्या है? तो देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए समाजवादी जो ये वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में नहीं था, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इस वर्ड को ऐड किया गया है,
ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि कितने जो वर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जो हैं वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी चीज़ आप ऐड करेंगे तो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही करेंगे, है ना। तो ऐसे ही 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ भाई, ये हुआ 1976 में हुआ। 1976 में किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये लाया गया 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। और कहा यह जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ये वाला जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये लाया गया था। ठीक है, अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से हमारी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। प्रियम्बल या प्रस्तावना में जो 3 नए जो वर्ड हैं वो जोड़ दिए गए। कौन कौन से 3 नए वर्ड जोड़ दिए गए, तो पहली बात तो सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवादी, ये वाला एक वर्ड जोड़ा गया। सेकंड वर्ड कौन सा जोड़ा गया, तो सेकंड वर्ड एक जोड़ा गया सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। इसको कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, हालांकि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा सा अंतर है, वो हम लोग समझेंगे बाद में। ठीक है, और तीसरा जो प्रियम्बल में वर्ड ऐड किया गया वो था इंटीग्रिटी या अखंडता। तो देखिए ये 3 नए जो वर्ड हैं ये प्रियम्बल में ऐड किए गए कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। ठीक है, तो ये देखिए जो समाजवादी ये वाला वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड किया गया है। तो समाजवाद या समाजवादी ये हमारे नेचर ऑफ स्टेट या देश की प्रकृति को कैसे बता रहा है। तो पहली बात देखिए, हमारे यहाँ पर जो समाजवाद का मतलब है, जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत आइडियोलॉजीज़ को आपने पढ़ा है या कुछ फिलोसोफर के थॉट्स को आपने पढ़ा है, तो 2 चीज़ें होती हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। ठीक है, कैपिटलिस्ट है ना, और सोशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोशलिस्ट या सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ, समाजवाद की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो समाजवाद है, तो ये कहा गया कि हमारे यहाँ का समाजवाद जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर का मतलब अभी का जो रसिया है, और पहले उसको 1991 1991 से पहले रसिया को क्या कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था, है ना, सोवियत रूस कहा जाता था। तो यूएसएसआर जो है या सोवियत संघ जो है ये रसिया के पहले का नाम है। ठीक है, तो ये यूएसएसआर जो है ये भी एक साम्यवादी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट देश था, लेकिन ऐसा जो देश यूएसएसआर जो है वहां पर किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो देश है वो समाजवादी तो है लेकिन यूएसएसआर की तरह नहीं है ना, कि वहां पर देखिए किसी भी धर्म या जैसे कि यूएसएसआर में किसी भी रिलीजन को मान्यता नहीं दी जाती है। दूसरी बात क्या है, वहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी भी मनाही है। कहने का मतलब सब कुछ किसके नियंत्रण में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्री है वो यूएसएसआर जैसा समाजवादी था वैसा नहीं है। ठीक है, और हमारा जो देश है वो कैसा देश है, हमारे यहाँ पर प्राइवेट जो चीजें हैं, देखिए हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो कैसा है, तो हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति और प्लस गवर्नमेंट का कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सरकार का नियंत्रण है, ये साथ साथ चलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि यूएसएसआर में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता है। कहने का मतलब वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की बिल्कुल मनाही थी। वहां पर सुई से लेके जहाज तक का जो है सारी चीजों का निर्माण जो है गवर्नमेंट की कंपनियों के द्वारा किया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो ऐसा समाजवाद नहीं है, है ना। तो ऐसा समाजवाद नहीं है तो फिर कैसा समाजवाद है? तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और प्राइवेट प्लेयरों को इजाजत भी है। कहने का मतलब आप निजी संपत्ति जो है ये भी रख सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां खोल सकते हैं यहाँ पर। और लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल सब चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दी जाएं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। जैसे मैं बात करूं कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जैसे दवाएं हो गई, अब दवाओं को अगर जो मार्केट पे छोड़ दिया जाए या प्राइवेट प्लेयर्स पे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है पैरासीटामोल जो टेबलेट है इसकी कीमत 100 रुपए हो जाए और एक गरीब इंसान जो है, क्योंकि उसकी 100 रुपए कीमत है, वो खरीद नहीं उसको पाएगा और हो सकता है वो गरीब इंसान बुखार से मर जाए। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर जो नीड वाली चीजें हैं, जो जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, उनके प्राइस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। कहने का मतलब मार्केट में भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और जो जो लग्जरी वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा जीवन के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं, लग्जरियस थिंग्स हैं, उन पर छूट दे दी गई है कि प्राइवेट प्लेयर्स या सारी चीजें कर सकते हैं और यहां पर प्राइवेट संपत्ति या निजी संपत्ति भी आप रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कंट्री है वो यूएसएसआर की तरह है, जैसे यूएसएसआर समाजवाद को फॉलो करता था वैसा समाजवादी वाला देश नहीं है। और यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे देखिए कि डिसीजंस यहां पर फॉलो किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है, जो कि कब देखिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है डीएस नकारा बनाम भारत संघ मामले में। डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 के मामले में। देखिए ये क्या है, डीएस नकारा बनाम भारत संघ। और ये मामला कब हुआ था? 1982 1982 में देखिए ये वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जो अपना डिसीजन दिया है वो ये दिया है कि भारत का जो समाजवाद है वो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिक्सचर है, मिश्रण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का देखिए डिसीजन क्या रहा कि भारत का जो समाजवाद है वो गांधीवाद और जो मार्क्सवाद है उसका मिक्सचर है। मतलब मार्क्स की जो थिंकिंग या आइडियोलॉजी है वो भी शामिल है और जो गांधी जी की थिंकिंग है वो भी शामिल है, लेकिन गांधीवाद की तरफ झुका हुआ पड़ रहा है। ये है हमारे देश का समाजवाद। ऐसा सोशलिस्ट कंट्री हमारा देश है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिक्सचर है, लेकिन उसका जो पलड़ा है वो किधर झुका हुआ है? वो गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो देश है एक समाजवादी देश है और समाजवादी देश का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा जो देश है वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी कंपनियाँ खोल सकते हैं या अन्य काम कर सकते हैं, निजी संपत्ति भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके प्राइस और सारी चीज़ें जो है वो कौन डिक्लेयर करेगा या कौन कंट्रोल करेगा? तो वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर साथ साथ चलती हैं। और जो समाजवादी देश होते हैं वो अक्सर वेलफेयर स्टेट की भावना वाले होते हैं। वेलफेयर स्टेट की भावना का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य, उसको हम लोग बोलते हैं। कहने का मतलब अगर जो भारत का नागरिक अपनी ज़रूरतें खुद नहीं पूरा कर पा रहा है तो ये राज्य या स्टेट या कंट्री की जिम्मेदारी है कि उसकी नीड्स को पूरा करवाए, है ना। जैसे कि अपने यहाँ पर क्या होता है, जो कोटे या राशन की दुकानें हैं वहाँ पर 2 रुपए किलो चावल मिलना, 3 रुपए किलो गेहूं मिलना। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर 1 रुपए का पर्चा बनना। तो ये सब क्या है? ये सब ये है क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो समाजवादी देश है, सोशलिस्ट कंट्री है। और सोशलिस्ट कंट्री जो होते हैं वो अपने नागरिकों की जो जरूरी चीज़ें हैं उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के कंधों पर होती है या देश के कंधों पर होती है। और वही अगर जो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, जैसे मैं बात करूं यूएसए की, है ना, या हिंदी में उसको बोलते हैं पूंजीवादी देश, तो वहां पर क्या होता है कि राज्य या देश को कोई मतलब नहीं है कि आपकी जरूरतें वो पूरी करने के लिए आए। मतलब आप में दम है तो जियो,
आप में दम नहीं है तो मर जाओ, राज्य या कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये होते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री। और जब हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारे यहाँ पर गरीबी ज़्यादा थी, है ना, इलिटरेसी, निरक्षरता ज़्यादा थी। तो भाई ये सही ही हुआ कि हम जब आज़ादी के टाइम पर हमारे जो देश का स्ट्रक्चर है वो सोशलिस्ट या समाजवादी रखा गया। ठीक है, और समाजवाद भी कैसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि समाजवाद कैसा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों को हमने समझ लिया कि हमारा जो देश है वो कैसा है, समाजवादी है। ठीक है, तो सोशलिस्ट कंट्री है लेकिन यूएसएसआर वगैरह की तरह नहीं है। अब देखिए तीसरा जो वर्ड है वो सेकुलर है। अब तीसरा वर्ड जो है वो सेकुलर है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकुलर या पंथ निरपेक्षता है, इसका मतलब क्या है। ये भी अपने स्टेट या कंट्री के नेचर को बताता है, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता। ठीक है, अब पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। पहली बात तो ये सीख लो कि हमारा जो कंट्री है वो जो दूसरे देश जो पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वैसा वाला नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे, जैसे कि अगर जो मैं बात करूं वेटिकन सिटी, ठीक है, अब ये जो वेटिकन सिटी है यूरोप में एक देश है वेटिकन सिटी, है ना। अब वेटिकन सिटी में क्या होता है, इन्होंने जो है रिलीजन, यहां पर क्या होता है, हेड ऑफ रिलीजन, हेड ऑफ रिलीजन मतलब जो धर्म का प्रमुख होता है। और धर्म का प्रमुख का मतलब जैसे कि हिंदुओं में पंडित जी होते हैं, है ना, मुस्लिमों में मौलवी जी होते हैं, और क्रिश्चियंस में पादरी या प्रीस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो चर्च जो वहां पर है वेटिकन सिटी का, वहां का जो पादरी होता है वो धर्म का भी हेड है और राज्य या देश का भी हेड है, वो हेड ऑफ कंट्री। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति वो हेड ऑफ रिलीजन धर्म का भी प्रमुख होगा और हेड ऑफ कंट्री देश का भी प्रमुख होगा। ऐसा स्ट्रक्चर है वेटिकन सिटी का। कहने का मतलब वहां पर सब चीज वही होगी जो एक स्पेशल धर्म में बताई गई होगी, और वहां पर जो माइनॉरिटी के लोग होंगे, अल्पसंख्यक के लोग होंगे, उनके अधिकारों की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दूसरे देखिए देश किस टाइप के होते हैं, जैसे कि है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कैसा देश है, तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो इस्लाम है, इस्लाम, है ना, जो इस्लाम या जो मुस्लिमों का जो धर्म है, इसको अपने स्टेट या कंट्री का धर्म उन्होंने घोषित कर रखा है कि देश का जो धर्म है वो इस्लाम है। तो वहां पर भी पाकिस्तान में भी क्या है, जो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक के लोग हैं या दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनके अधिकारों की कोई गारंटी नहीं है वहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ना वहाँ का संविधान ऐसी इजाज़त देता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक रिलीजन ही डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, और देखिए तीसरे टाइप के जो देश होते हैं वो, जैसे हमने पहले भी ये जिक्र किया है, ये जो यूएसएसआर है, और यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ और आज का रसिया, या यूं कह लें जितने भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो देश होते हैं वो धर्म को मानते ही नहीं हैं। मतलब वहाँ पर जो रिलीजन है उसको माना ही नहीं जाएगा। अगर जो किसी देश में कम्युनिज्म आ गया या सोशलिज्म आ गया, तो अक्सर ऐसा देखा गया है एंशियंट टाइम पर, है ना, पिछले सालों में क्या देखा गया है कि वहाँ पर जो धर्म से संबंधित जितने सिंबल होते थे, धर्म से संबंधित जितनी इमारतें होती थीं, धर्म से संबंधित जितना लिटरेचर होता था, उसको मतलब तोड़ना, उसको जलाना, मतलब कहने का मतलब सारा उसको ख़त्म कर दिया जाता था। धर्म से रिलेटेड वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो 3 टाइप के ऐसे देश हैं। वेटिकन सिटी जहाँ पर हेड ऑफ रिलीजन ही हेड ऑफ कंट्री है, एक स्पेशल धर्म को बिल्कुल तवज्जो वहाँ पर दी जाएगी और बाकियों को कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान, एक धर्म को उन्होंने अपने स्टेट का धर्म घोषित कर रखा है, तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा टाइप का देश जहाँ पर रिलीजन की मान्यता ही नहीं है। और हमारा जो इंडिया है वो इन तीनों टाइप के जो कंट्री हैं उनमें से नहीं है। ठीक है, और हमारा जो कंट्री है वो देखिए कैसा है, सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष वाला जो है, पंथ निरपेक्षता को फॉलो करता है। कहने का मतलब हमारा जो इंडिया है वहां पर रिलीजन या धर्म को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, और लेकिन ये जो रिलीजन
हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं या धर्म हैं, उनसे जो राज्य की जो दूरी है वो बिल्कुल इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। इसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब यहां पर इसको अगर जो समझना हो तो कैसे समझेंगे कि देखिए हमारा जो इंडिया है, तो यहां पर क्या है इंडिया में देखिए जो रिलीजन है या धर्म है, रिलीजन या धर्म, अब यहां पर क्या होगा कि इस रिलीजन या धर्म से जितने भी धर्म हैं, ये धर्म 1 हो गया, धर्म 2 हो गया और धर्म 3 हो गया, ऐसे ही धर्म कोई 4 हो गया, हिंदू मुस्लिम, ऐसे आप कर सकते हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है जो हमारा कंट्री है, कहने का मतलब जो इंडिया है, उसकी सारे धर्मों से जो दूरी रहेगी वो बराबर रहेगी, किसी भी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी या किसी भी एक धर्म को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब भारत में ये नहीं होगा कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, हिंदू मेजॉरिटी में है, इस वजह से राज्य ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि उनको फायदा हो जाए और बाकियों का नुकसान हो जाए। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पंथ निरपेक्ष या सेकुलरिज्म का जो ढांचा है वो ये कहता है कि राज्य से सारे धर्मों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी, बराबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो कंट्री है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेकुलर कंट्री बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। धर्म से निरपेक्ष होना, धर्म से बराबर दूरी पर है, ये वाला मॉडल हमारे यहाँ पर अपनाया जाता है पंथ निरपेक्षता का। और हम यूएसएसआर की तरह भी नहीं है, वेटिकन सिटी की भी तरह नहीं है ना, और पाकिस्तान की तरह भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पर धर्म को माना जाता है लेकिन सारे धर्मों से दूरी बराबर है। पंथ निरपेक्षता या जो सेकुलरिज्म है उसके जनरली जो है 2 मॉडल होते हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता के 2 मॉडल होते हैं। एक मैंने ये बताया कि जो इंडिया में फॉलो होता है कि जो कंट्री है उसकी सभी धर्मों से दूरी बराबर रहेगी, और दूसरा जो मॉडल होता है वो यूरोपियन मॉडल होता है, यूरोपियन मॉडल। और यूरोपियन मॉडल में क्या होता है, इसमें देखिए क्या है कि जो कंट्री है ना, और जो धर्म है ना, उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। मतलब धर्म और देश में निषेधात्मक संबंध है, जबकि हमारे यहां पर यह नहीं कहा गया है कि निषेधात्मक संबंध है, बस दूरी बराबर है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि यहां पर कंट्री और रिलीजन के बीच में संबंध ही नहीं है। जैसे कि यूरोप की कंट्रीज हैं या यूएसए है, वहां पर रिलीजन और कंट्री में कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर अगर जो रिलीजन के अंदर कोई गलत चीजें भी फॉलो की जा रही हैं तो उसको ये कंट्री सुधार नहीं सकता है, गवर्नमेंट सुधार नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन ही नहीं है, उससे दूरी है, बीच में गैप है। जबकि हमारे यहां पर क्या है कि हमारे यहां पर कंट्री और धर्मों का रिलेशन है, बस किसी एक धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, है ना। और इस मॉडल को बोलते हैं पॉजिटिव मॉडल या सकारात्मक मॉडल, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक मॉडल। और इस मॉडल की खूबी यह है कि अगर जो धर्म के अंदर कोई गलत एक्टिविटीज या गलत प्रथाओं को फॉलो किया जा रहा है तो हमारा कंट्री एक्शन ले सकता है, इसको सुधार भी सकता है। जैसे कि आप बुर्खा वाला एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप ट्रिपल तलाक वाला एग्जाम्पल ले लें, या हिंदू कोड बिल जो पास किया गया वो इसी संदर्भों में तो पास किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष जो या पंथ निरपेक्ष जो ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी, सारे धर्मों को बराबर माना जाएगा। और इसके भी 2 मॉडल होते हैं, एक को बोलते हैं यूरोपियन मॉडल, जो कि इसको दूसरे शब्दों में निगेटिव मॉडल या नकारात्मक मॉडल भी बोलते हैं, और एक फॉलो किया जाता है इंडियन मॉडल, इसको सकारात्मक मॉडल भी बोलते हैं। यूरोपियन मॉडल में क्या है कि कंट्री और रिलीजन का कोई संबंध नहीं होता है, इस वजह से धर्म में कुछ गलत प्रथाएं भी अगर जो फॉलो की जा रही हैं तो देश उसको या उसकी जो सरकार है उसको सुधार नहीं सकती है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में जो मॉडल अपनाया जाता है कि जो देश या गवर्नमेंट है उसका रिलीजन से बिल्कुल संबंध है ना, लेकिन बराबर का संबंध है सभी धर्मों से। और इसका फायदा ये होता है कि अगर जो धर्म में कोई गलत प्रथा भी फॉलो की जाती है तो कंट्री या गवर्नमेंट उसको सुधार सकती है।
और आपने जब से संविधान लागू हुआ है तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ट्रिपल तलाक का है, बुरखे को लेके रोजाना सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई केस चलता रहता है, हिंदू कोड बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसी आधार पर धर्म के अंदर सुधारी गई हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक वर्ड सॉवरेन समझ में आया, सोशलिस्ट समझ में आया, सेकुलर समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो वर्ड है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक वर्ड, ये भाई क्या है लोकतंत्रात्मक वर्ड। तो पहली बात देखिए, जो लोकतंत्र है ये जिक्र मैंने अभी पहले भी इसका जिक्र कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश किया था उसमें इस वर्ड का जिक्र नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब ये दिया था कि उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लोकतंत्र वर्ड जरूर नहीं है, लेकिन इंडिया का इतिहास ही लोकतंत्र वाला रहा है, इस वजह से हमने बिना वजह के शब्दों को नहीं शामिल किया है, क्योंकि अंतर्निहित है, ये तो सोल है इंडिया की लोकतंत्र। लेकिन भाई जो प्रियम्बल बनी तो उसमें इस वर्ड को जो है शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक का मतलब देखिए क्या होता है कि जनता का, है ना, जनता के ऊपर जनता के द्वारा शासन, सबसे सिंपल शब्दों में यही होता है। या इसको और इजी तरीके से समझें तो लोकतंत्र का मतलब होता है ऑटोक्रेसी नहीं हो। और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि होता क्या है, आपने जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में या बहुत सारी जगह आप पढ़ेंगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे कि है क्या, जैसे एक बोलते हैं डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप का मतलब जो यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जैसे डिक्टेटरशिप, जैसे कि आपने हिटलर का नाम सुना होगा, है ना। तो हिटलर क्या था, डिक्टेटर था। डिक्टेटर का मतलब कि लोग जो है वो अपना शासन या कानून नहीं चलाएंगे, सिर्फ एक इंसान बैठा है गद्दी पर, वो जैसा बताएगा वैसा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसी की मर्जी से पूरा कंट्री चलेगा। तो हिटलर क्या था, डिक्टेटर था, है ना। तो एक तो डिक्टेटर हो गया, तो हमारा कंट्री भाई डिक्टेटर नहीं है, हिटलर वाला राज्य यहां पर नहीं है। ठीक है, दूसरा हम बात कर लें कि बहुत सारे, जैसे अभी के लिए आप एक अगर जो मैं एग्जांपल पूछूं, ऐसा कौन सा देश है जहां पर बिल्कुल यही फॉलो होता है, तो साउथ कोरिया, किम जोंग उंग, सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, आए दिन इनकी तस्वीरें आती रहती हैं और तरह तरह की एक्टिविटी भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिक्टेटर वाला हमारा राज्य नहीं है, और हमारा जो राज्य है वो कैसा राज्य है, हमारा जो राज्य है वो डेमोक्रेटिक राज्य है। और डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक राज्य का देखिए मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक राज्य का मतलब ये होता है कि लोग या जो जनता है ना, वो सीधे शासन करे। लेकिन भाई सीधे शासन करेगी कैसे, अगर जो छोटा देश है खाली 100 लोग हैं तो पॉसिबल है कि सीधे 100 लोग शासन कर लें। ठीक है, लेकिन अगर जो देश बहुत बड़ा है इंडिया, तो यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग जाके एक जगह बैठ जाएं और सारे लोग शासन करने लगे, नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, इसके भी कई मॉडल होते हैं। जैसे कि जो डेमोक्रेसी है, एक तो डेमोक्रेसी होती है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको बोलते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जो जनता है वो सीधे शासन करेगी, है ना, जनता जो है वो सीधे तौर पे शासन करेगी। और जो बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग जो है वो शासन करें, सारे लोग जो है कानून बनाएं। तो यहां पर क्या होगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता ने क्या किया, जैसे कि कोई एक एरिया है और वहां पे लोगों ने वोट किया और अपने एक प्रतिनिधि को या रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज दिया। चुन के कहां पे भेज दिया, तो जैसे हमारे यहां पर संसद होता है,
सेंट्रल लेवल पर, ऐसे ही स्टेट लेवल पर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, राज्य विधायिकाएं होती हैं, तो वहां पर चुन के भेज दिया। अब ये प्रतिनिधि जो है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये लॉ या कानून बनाएगा, ये शासन करेगा इस जनता की बिहाफ पे, है ना। जनता ने किसी को एक को चुन के भेजा है, वो शासन कर रहा है तो ये भी इनडायरेक्टली जनता का जनता के ऊपर ही शासन, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये कैसा है, अप्रत्यक्ष है। तो इसी वजह से हमारे यहां पर जो डेमोक्रेसी का मॉडल फॉलो किया जाता है वो कैसा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अक्सर जो बड़े कंट्री होते हैं जहां की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला मॉडल फॉलो किया जाता है। जहां पर बहुत छोटा कंट्री है तो वहां पर यह पॉसिबल हो सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव चुनने की मतलब जरूरत नहीं है, वहां पर क्योंकि इतने कम लोग हैं तो सारे के सारे लोग शासन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, यहाँ पर भी लोकतंत्र में एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। तो यहाँ का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी मॉडल, है ना, मल्टी पार्टी मॉडल। कहने का मतलब जो लोकतंत्र होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, वहां पर पार्टियां बनती हैं, कहीं कहीं पर दो पार्टियों को इजाजत दी जाती है कि आप चुनाव लड़ो, और कहीं कहीं पर चाहे जितनी पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो हमारे यहाँ का जो मॉडल है वो कैसा मॉडल है, मल्टी पार्टी मॉडल है ना। हम अपने यहाँ पर आप देखेंगे भी कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारती हैं और वही कैंडिडेट चुन के जाते हैं और वो शासन चलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, मतलब किसी भी राजा का शासन नहीं है, कोई भी डिक्टेटर वाला बात नहीं है, हिटलर की तरह, किम जोंग उन की तरह जनता के बीच में से कोई एक चुन के जाएगा और वही शासन चलाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी हमने मतलब आपको बता दिया। और कोई ये पूछ ले कि पार्टी का मॉडल कैसा है, तो भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों को इजाजत है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो मल्टी पार्टी मॉडल सिस्टम अपने यहाँ पर अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये रही बात डेमोक्रेसी की। और जैसे कि चलिए अच्छा नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वर्ड को हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखिए क्या है, रिपब्लिक या गणराज्य। ये क्या है, रिपब्लिक का मतलब देखिए क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो रिपब्लिक या गणराज्य, ठीक है। अब रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब क्या होता है, बस दो कंडीशन पूरी हो जाए। अगर जो आपके देश का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट का मतलब हेड ऑफ कंट्री, जो देश का प्रमुख है, वो अगर जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड का मतलब चुना हुआ है, ये कंडीशन पूरी हो रही हो। और दूसरी कौन सी एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि उस देश के जो सिटीजन हैं, उस देश के सिटीजन का मतलब उस देश के जो नागरिक हैं, है ना, उनको देश की किसी भी पोस्ट को पाने का हक हो, वो देश के किसी भी पद पर जा सकते हों। यदि दो कंडीशन ये पूरी हैं तो ऐसे कंट्री या ऐसे देश को क्या बोला जाएगा, रिपब्लिक कंट्री बोला जाएगा, गणराज्य बोला जाएगा, ठीक है। और हम लोग रिपब्लिक डे मनाते भी हैं, ठीक। अच्छा, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि अब ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक है कि नहीं है, तो सीधा सा आप लोग जवाब ये दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा या रानी होते हैं वो ब्रिटेन के प्रमुख हैं और वो लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। तो लोगों के द्वारा अगर जो इलेक्टेड नहीं है तो पहली वाली कंडीशन पूरी ही नहीं होती है। इस वजह से जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ठीक है, ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है। मैं बोलूं कि यूएसए या अमेरिका क्या रिपब्लिक कंट्री है, तो जी हां, अमेरिका या यूएसए एक रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि उनके जो देश का प्रमुख है, प्रेसिडेंट आज कौन है आजकल, तो जो बाइडेन है, वो इलेक्टेड हैं, चुने हुए हैं। और उस देश के जो नागरिक हैं उनको उस देश की किसी भी पोस्ट या किसी भी पद को पाने का हक है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा भी कंट्री क्या है, रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे देश के जो हेड हैं वो कौन है,
तो वो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो इलेक्टेड हैं। ठीक है, और बस ये है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि इलेक्शन जो है, जो देश का प्रमुख है उसका डायरेक्ट होता है, और कहीं कहीं पर कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है ना। तो अपने यहाँ पर जो है इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है कि भाई जनता ने वोट किया एमपी को और एमएलएज को, और उन लोगों ने फिर वोट किया किसको, प्रेसिडेंट को, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो देश के प्रमुख हैं वो इलेक्टेड हैं, और हमारे देश को जितने भी नागरिक हैं उनको देश की किसी भी पोस्ट को या किसी भी पद को पाने का हक है। इस वजह से हमारा जो कंट्री है वो कैसा कंट्री है, गणराज्य है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स लिखे थे कि हमारे जो देश का नेचर है वो कैसा है, वो हम लोगों ने सारा का सारा यहाँ पर कवर कर लिया है। देश का नेचर या प्रकृति कैसी है वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, और थोड़ा बहुत ये डिस्कस किया है हम लोगों ने, है ना। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये बातें बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, पहली बात सॉवरेन, संप्रभु। और इसका मतलब क्या है, कोई भी देश यदि अपने देश के आंतरिक इंटरनल अफेयर्स और जो बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स के मामलों में सारे निर्णय करने की शक्ति खुद रखता है, तो ऐसे कंट्री को क्या बोलेंगे, सॉवरेन। और हमारा देश कैसा है, सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशलिस्ट या समाजवादी, और इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो देश है वहाँ पर क्या है, समाजवाद के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को भी यहाँ पर मान्यता दी जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स अपनी कंपनियां खोल सकते हैं। हालांकि सब कुछ बाजार पर निर्धारित नहीं किया गया है, बाजार पर डाला नहीं गया है। कहने का मतलब जैसे जो प्राइस जो डिसाइड होते हैं वो बाजार डिसाइड नहीं करेगा कि इस चीज का इतना मूल्य है, इस चीज का इतना मूल्य है ना। जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो किसके कंट्रोल में रहेंगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, और बाकी की जो चीजें हैं वो मार्केट पे छोड़ दी गई हैं, प्राइवेट प्लेयर्स पर छोड़ दी गई हैं। और समाजवाद का और क्या मतलब है, तो समाजवाद का दूसरा जो मतलब है, हमारा जो देश है वो अपने देश के जो नागरिक हैं, है ना, उनकी नीड्स या उनकी जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे देश की है, हमारे सरकार की है। तो जहां पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं समाजवादी देश। तो हमारा देश जो है वो कैसा है, समाजवादी या सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, तीसरा ये थर्ड पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देश है यहाँ पर सेकुलरिज्म का ढांचा या सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। मतलब कंट्री और सारे जो धर्म हैं उनसे हमारा देश या सरकार की जो दूरी है वो बराबर रहेगी, किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाएगी, सारे धर्म बिल्कुल फ्री होके एंजॉय करके यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये है सेकुलरिज्म का मतलब, पंथ निरपेक्षता। और बाकी मैंने आपको डिस्कस भी किया इसके मॉडल कैसे कैसे होते हैं, यूरोपियन मॉडल, इंडियन मॉडल, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर कोई भी राजा या रानी का शासन नहीं है, कोई भी डिक्टेटर नहीं है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब जनता के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाएगा और वो लोग, वो रिप्रेजेंटेटिव या वो प्रतिनिधि शासन चलाएंगे। इसका मतलब है लोकतांत्रिक देश है हमारा, जहां पर जनता के लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता हो। मतलब जनता का जनता के ऊपर ही शासन हो, खुद का, कोई दूसरा राजा या रानी नहीं है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश हैं हम लोग। और लास्ट पॉइंट क्या है, रिपब्लिक या गणराज्य हैं। और रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो यहां पर दो कंडीशंस ध्यान रखेंगे। जिस देश का हेड, क्योंकि हमारे देश का हेड या राष्ट्रपति वो इलेक्टेड है, और हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उसको हमारे देश की किसी भी पोस्ट पर जाने का हक है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, इस वजह से इंडिया क्या है, इंडिया एक गणराज्य या रिपब्लिक कंट्री है। तो देखिए हम लोगों ने जो प्रियम्बल है उसकी ये बातें जो हैं हम लोगों ने समझ ली हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यही वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना। तो ये नेचर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इंडियन जो स्टेट है या इंडिया जो कंट्री है एज अ कंट्री, इसका नेचर या प्रकृति क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रियम्बल क्या कहती है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये तो देश की प्रकृति बता दिया।
और फिर क्या कहती है कि हम अपने देश के नागरिकों को कुछ टाइप की जस्टिस देंगे। तो कितने टाइप की जस्टिस है ये देखिए, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आ चुका है कि जस्टिस कितने टाइप की है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 तरीके का न्याय अपने नागरिकों को दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीके का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिया जाएगा नागरिकों को। और क्या दिया जाएगा, तो और देखिए जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, वो कितने टाइप की है, वो 5 टाइप की है। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 टाइप की है, पांचों वर्ड आपके जुबान पे होने चाहिए। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसका मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 टाइप की है। और इक्वलिटी या इक्विटी जो है वो 2 टाइप की है, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की। कहने का मतलब स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी या इक्विटी। और फ्रेटर्निटी या बंधुता जो है वो देखिए कितने टाइप की है ना, ये यहां पर देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये जो बंधुता वर्ड है, कितने टाइप की बंधुता या फ्रेटर्निटी है, तो एक तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है ना। और व्यक्ति की गरिमा का मतलब देखिए इधर इंग्लिश में पढ़िए इसको, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है ना, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऐसी बंधुता होनी चाहिए, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये है कि नेचर ऑफ द स्टेट तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए क्या है कि संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, संविधान के जो उद्देश्य हैं, उनका भी परिचय प्रस्तावना से मिलता है। अब उसमें क्या है, जो जस्टिस है या न्याय है, अभी जो मैंने आपको पढ़ के बताया है वो देखिए क्या है कि 3 टाइप का जस्टिस, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 टाइप का जस्टिस है। लिबर्टी कितने टाइप की है, 5 टाइप की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता या इक्वलिटी या इक्विटी कितने टाइप की है, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समता है। और यहां पर बंधुता जो है ना, यहां पर लिखा नहीं है, तो बंधुता भी कितने टाइप की है, तो बंधुता भी देखिए 2 टाइप की है ना। और बंधुता 2 टाइप की कौन कौन सी है, एक तो देखिए व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली है ना, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाली बंधुता है। और एक क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये 2 टाइप की जो है बंधुता या फ्रेटर्निटी हमारे यहां पर दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो उद्देश्य हैं प्रीएम्बल में दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जस्टिस या न्याय, तो यहां पर देखिए जस्टिस या न्याय जो है ये 3 टाइप का न्याय है। और जो ये जो लिबर्टी 5 टाइप की है, इक्वलिटी 2 टाइप की है, बंधुता जो है ये भी 2 टाइप की है। अब एक एक वर्ड को यहां पर क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। जब ये वाला हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीएम्बल में हमारे पास क्या क्या बचेगा। तो प्रीएम्बल में उसके बाद ये जब हम लोग कर लेंगे तो हमारा देखिए जो यूटिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल है, ये हमारा संविधान का सोर्स या स्रोत बताती है, ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, राज्य की राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, ये भी हमने अभी देख ली है। संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, वही जो अभी मैंने आपको बताए हैं, वो एक एक करके एक एक वर्ड करके हमको वो समझना है। वो जब समझ लेंगे तब हम लोग समझेंगे कि संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए कैसे ये उपयोगी है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट जो है जब संविधान का अर्थ निकालता है तो क्या प्रीएम्बल की सहायता लेता है कि नहीं लेता है, और वो कैसे लेता है, किस डिसीजन या किस निर्णय में उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, उसमें क्या है, और लास्ट में ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग जब कवर कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और बचेंगे, है ना। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने इसकी यूटिलिटी क्या है इस पे हम लोगों ने गौर किया है सिर्फ।
मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं संविधान के दर्शन या सार है, ठीक है, और ये दो, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि यूटिलिटी जो है इस पर हम लोगों ने जो है इस पे जो हम लोगों ने है बात कर ली है। लेकिन देखिए ये जो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, पार्ट है या नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं इसमें 3-4 डिसीजंस हुए, उन सब का जिक्र हमको यहां पर करना पड़ेगा। साथ साथ में क्या है, आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हुए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी निर्णय बताया है, और इन्फोर्सेबल है कि नहीं इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। कहने का मतलब हम लोगों को जो रीड करना है वो भी प्रस्तावना का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। और उसमें क्या पढ़ा है, तो अभी सिर्फ नेचर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य की प्रकृति क्या है, जो कि प्रेमबल या प्रस्तावना के शुरू में जो वर्ड दिए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। जबकि ऑब्जेक्टिव में जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, मतलब सिटीजन या नागरिकों को कैसे कैसे दिया गया, और ये जो मैंने बताया है ये जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके ये डिस्कस किया जाएगा, तभी ये दिमाग में फिट होगा आपके। कहने का मतलब अभी तक तो ये जो प्रियम्बल है ये सिर्फ देखते थे कि एनसीईआरटी के पेज पे चिपकी है और ये जब वर्ड पढ़ लिया और बस निकल गया आंखों के सामने से, तो ये नहीं है ना। अब अगर जो ये करोगे तो कहने का मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, यूपीएससी के उठाएं, स्टेट पीसीएस के उठाएं, प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। तो आपको कहने का मतलब है कोई भी चीज, देखिए एक मैं फॉर्मूला ये बताता हूं, अगर जो आपको सिलेक्ट होना है, यूपीएससी में सिलेक्ट होना है या स्टेट पीसीएस में आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है। जैसे कि सबको पता होता है कि कुछ मोस्ट जो है कुछ बुक्स होती हैं कि भाई हिस्ट्री के लिए ये पढ़ लो, पॉलिटी के लिए ये पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए आप लोगों को बोलेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर जो पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर जो पॉलिटी के लिए पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, ठीक है। अब अगर जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ ली है तो स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री के लिए जो बुक लोग बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, अगर जो वो बुक आपने पढ़ ली है, ठीक है, तो उस बुक से अगर जो क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका ना गलत हो, आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अगर जो आपने पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ी है, 10, 12, 15 बुक आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत से अगर जो पॉलिटी की बुक है उससे अगर जो क्वेश्चन आए तो आपका नहीं गलत हो, इतने आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कहने का मतलब आपको 1000 सोर्स नहीं पढ़ने हैं। अगर जो आप मार्केट में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, और सब कुछ जो है आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। पीएचडी या रिसर्च का एग्जाम नहीं है, जो यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है उसकी एक डिमांड होती है, वो एक जो आपके अंदर क्वालिटी चाहते हैं वो आपको देनी पड़ेगी। और कौन सी क्वालिटी आपके अंदर वो चाहते हैं इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा, तो सिंपल सी बात, किसी भी टीचर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ। ये सारे लोग बताते हैं, मैं भी ये बात बता रहा हूं, किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको देखो, अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके साथ होगा क्या, प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, उसके बाद जब भी आप बुक पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपने आप आपका दिमाग ये कहेगा कि इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और जब आपका दिमाग ऐसे वर्क करने लगेगा, आप देखेंगे कि आप जो पढ़ेंगे उसी में से बहुत कुछ जो है वहां पर एलिमिनेशन मेथड या दूसरे मेथड से आप अपने एग्जाम को इजीली निकाल ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है ना। तो प्रेमबल में हमने ये थोड़ी सी बातें देखी हैं, हालांकि डिस्कस एक एक वर्ड करना है, और ये अभी जो नेक्स्ट पार्ट प्रेमबल का आएगा तो उसमें हम लोग जो अभी ये प्रेमबल पढ़े हम लोग, और ये देखिए ये जो प्रेमबल में ये जो शुरू में ये जो प्रेमबल है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये देखिए, तो हम लोगों ने अभी सिर्फ ऊपर वाली देखिए 3 लाइनें पढ़ी हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, और ये जो अभी ये जो चीज़ें लिखी हैं है ना, जो इनके सिटीजन्स को दिया गया है, इतने टाइप का न्याय, इतने टाइप की स्वतंत्रता, इतने टाइप की क्षमता, 2 टाइप की बंधुता, ये सारे वर्ड बचे हैं और एक एक वर्ड करके हमको डिफाइन करना है। और बाद में जो लास्ट में लाइन लिखी है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि संविधान जो है इस दिन बन के कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था, और जिस दिन पूरा हुआ था वही डेट यहां पर पड़ी हुई है ना। और इसी वजह से आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस जो मनाते हैं वो हर साल की 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को संविधान बन के पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू,
ठीक है, ये वीडियो देखिए और आगे का पार्ट हम जल्द ही लाएंगे जिसमें से बहुत अच्छे से ये डिस्कस करेंगे। आपके अगर जो कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, मेल कर दीजिए, सारा कुछ कर दीजिए, उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।